चलिए आज ये जो मेटल और नॉन मेटल है इसको आज हम लोग कंप्लीट करते हैं। इस चैप्टर में आज हम लोग को पढ़ना है कोरोजन यानी संक्षारण। कल बताए थे हम, तो आज इसको डीप में चलते हैं। संक्षारण की जो क्रिया है इसमें हमने बताया था आपको कि कोई भी जो मेटल होता है या है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैस और नमी यानी जो जल का कण है, अणु है, उसके साथ अभिक्रिया करता है और जिसकी वजह से उस मेटल के सरफेस पे सतह पर एक नए कंपाउंड का, एक नए यौगिक का निर्माण हो जाता है और इसी प्रक्रिया को हम लोग संक्षारण यानी कोरोजन कहते हैं। तो आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे कुछ मेटल जो है वो अलग अलग गैस के साथ रिएक्शन करके अपने ऊपर अलग अलग तरह का यौगिक बनाता है और जनरली हम लोग दैनिक जीवन में इसको देखते भी हैं। जो डेली लाइफ है इसमें हम लोग उसको देखते भी हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग सिल्वर का, चांदी का। आप जानते हैं कि दैनिक जीवन में हम लोग सिल्वर यानी चांदी के बने हुए अंगूठी, चैन और भी बहुत सारे जो आभूषण हैं उसको यूज करते हैं। आपने देखा होगा, गौर किया होगा कि जब आप दुकान से सिल्वर के बने हुए किसी आभूषण को खरीदते हैं तो उसमें एक विशेष तरह का चमक रहता है, ग्लेजिंग रहता है। लेकिन कुछ समय के बाद, 1 महीने 15 दिन के बाद जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो जो चमक था उसका वो धीरे धीरे खत्म होते रहता है और फाइनली वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। आपको देखने से पता ही नहीं चलेगा कि ये सिल्वर का बना हुआ आभूषण है, ठीक है। उसका जो रंग है वो काला पड़ते जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? सिल्वर जो वो भी लेस रिएक्टिव एलिमेंट पे काउंट आता है, लेकिन इसके बावजूद भी कौन सा ऐसा चीज है जिसकी वजह से उसका रंग काला पड़ जाता है? तो वह है संक्षारण यानी कोरोजन। चांदी यानी सिल्वर में भी कोरोजन होता है। कैसे होता है? देखिए, हमारे एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जिसका फॉर्मूला H2S होता है उसके साथ सिल्वर रिएक्शन करता है। किसी किसी किताब में सल्फर के बारे में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड में भी सल्फर होता है, तो दोनों आंसर सही है। सिल्वर सल्फर या हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ जब रिएक्शन करता है तो अपने सतह पर सिल्वर सल्फाइड नामक एक नई यौगिक का निर्माण कर लेता है और चूंकि सिल्वर सल्फाइड का कलर ब्लैक होता है इसलिए वह सिल्वर का बना हुआ जो आभूषण है वो भी कुछ समय के पश्चात काले दिखने लगते हैं। तो यहाँ पर मेन क्वेश्चन क्या हो गया कि भाई जब सिल्वर में संक्षारण होता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है? काला। सिल्वर किस गैस के साथ रिएक्शन करता है? तो आप हाइड्रोजन सल्फाइड ऑप्शन रहेगा तो वो भी सही है, या सल्फर रहेगा तो वो भी सही है, क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड में भी सल्फर होता है ना। तो जब सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करता है तो एक्चुअली वहां को सिल्वर सल्फाइड बनाता है। या सिर्फ अगर सल्फर भी लिखेंगे तो हो सकता है, जैसे कि प्याज जब हम लोग काटते हैं तो आपने देखा होगा कि आंखों से आंसू आने लगते हैं। क्यों? जब प्याज काटते हैं तो प्याज में सल्फर होता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके गैस बना देता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और वो कोरोसिव नेचर का आता है। वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जब आपकी आंखों में लगता है तो जलन पैदा करता है, जिसकी वजह से आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो इस तरह से हम सल्फर भी लिख सकते हैं या हाइड्रोजन सल्फाइड भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। तो जब सिल्वर सल्फर या हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा? अपने सतह पर सिल्वर सल्फाइड नामक एक नए यौगिक का निर्माण कर लेगा, जिसकी वजह से उसका रंग काला पड़ जाएगा, क्योंकि सिल्वर सल्फाइड का कलर भी कैसा होता है? ब्लैक होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम सिल्वर किसके साथ रिएक्शन करता है? सल्फर के साथ या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, H2S जिसका फॉर्मूला होता है। तो दोनों सही है। सल्फर का हो गया सिंबल S, हाइड्रोजन सल्फाइड फॉर्मूला हो गया H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला हो गया। तो इस दोनों में और लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। सल्फर या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड किसी के साथ भी रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? Ag2S। सिल्वर का हो गया Ag2S
ठीक है, ये कंपाउंड बनाता है, न्यू कंपाउंड, ब्लैक कंपाउंड लिख देते हैं, ब्लैक कंपाउंड। ठीक है, यानी जब सिल्वर सल्फर या हाइड्रोसल्फर के साथ रिएक्शन करेगा तो सिल्वर सल्फाइड नामक एक ब्लैक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा अपने सतह पे, जो कैसा कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, और इसकी वजह से जो सिल्वर के बने हुए आभूषण है वो काले दिखने लगते हैं। ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हम लोग थोड़ा सा कॉपर से रिलेटेड। आपने देखा होगा कि कॉपर जो है तांबा, इसका रंग कैसा होता है, रेडिश ब्राउन, यानी लाल भूरा। ठीक है, जब आप तांबे के बने हुए कोई कंटेनर, थाली, ग्लास, लोटा, जग, मग, ये सब मिलता है, ठीक है, तांबा का बना हुआ, तो जब आप दुकान से इसको खरीद के लाते हैं उस समय इसमें ग्लेजिंग होती है, इसका जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, भूरा लाल रंग का होता है, या लाल भूरा जो बोले। लेकिन जब आप उसको घर में कुछ दिन इस्तेमाल कर लेंगे तो देखेंगे आप इसका जो कलर है वो कैसा हो जाता है, हरा टाइप का हो जाता है। लगेगा आपको कि जगह जगह पे हरा धब्बा बना हुआ है, काई टाइप का जम गया, ऐसा आपको लगेगा, प्रतीत होगा कि वो जो कॉपर का बना हुआ बर्तन है उसके ऊपर में जगह जगह हरे रंग के धब्बे बन गए हैं। आखिर ये हरे रंग का धब्बा क्या है, उसको कितना भी आप रगड़िएगा साफ नहीं होगा जल्दी। तो आखिर ये हरे रंग का धब्बा क्या है, ये हरे रंग का धब्बा जो है वो कोरोजन का रिजल्ट है, कोरोजन के परिणाम स्वरूप बना है। आखिर क्या ऐसा चीज हुआ जिसकी वजह से उस कॉपर के ऊपर में वो ग्रीन कलर का धब्बा बन गया। तो सुनिए, कॉपर जो है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड मतलब यहाँ दो चीज का आभास होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्ट मतलब मॉइस्चर से लिया गया, मतलब नमी यानी कि पानी। यानी एटमॉस्फेयर में जो पानी है वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके साथ और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ जब रिएक्शन करता है तो उस कॉपर के कंटेनर, कॉपर के बने हुए कंटेनर के सरफेस पे बेसिक कॉपर कार्बोनेट नामक एक नए यौगिक का निर्माण हो जाता है। और चूंकि बेसिक कॉपर कार्बोनेट का रंग कैसा होता है, ग्रीन होता है, जिसकी वजह से वो कॉपर का बना हुआ जो कंटेनर है वो भी हरे रंग के दिखाई पड़ने लगते हैं, यानी उसपे भी जगह जगह धब्बा धब्बा हरा रंग का बन जाता है। तो वो हरा रंग का जो धब्बा होता है चलो क्या है, वो है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। कब बनाइए, तो जब कॉपर रिएक्शन किया मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड यानी वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया, तब उसके ऊपर में बेसिक कॉपर कार्बोनेट नामक एक नए यौगिक का निर्माण हुआ। और चूंकि बेसिक कॉपर कार्बोनेट का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है, इसलिए आपको वह कॉपर का बना हुआ कंटेनर भी हरा दिखने लगता है। ठीक है, तो लिख देते हैं इसको भी। कॉपर किसके साथ रिएक्शन करता है, वाटर के साथ और किसके साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, एन है यहाँ दोनों के साथ रिएक्शन करता है। यहाँ पे सल्फर या दोनों से कोई एक लिखना है आपको, लेकिन यहाँ पे दोनों लिखना है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये भी हम लोग लिख सकते हैं, रिएक्शन करता है। और जब रिएक्शन कर लेता है तो क्या चीज बनता है, बनता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, बेसिक CuCuO3, इसको बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। आपको पता होना चाहिए कि ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट आखिर है क्या, तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट दो चीज का मिक्सचर होता है, वो होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड का प्लस कॉपर कार्बोनेट का। ठीक है, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट के मिश्रण को हम लोग बेसिक कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, आप बोलेंगे कि भाई ऐसा क्यों, मैंने आपको जब एसिड बेस चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें बताया था क्या कि किसी भी मेटल का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर का होता है। तो जरा इस पर ध्यान दीजिए, ये कॉपर हाइड्रोक्साइड क्या हुआ, मेटल है कॉपर, तो मेटल का हाइड्रोक्साइड है, तो मेटल का हाइड्रोक्साइड किस नेचर का हो जाएगा, बेसिक नेचर का हो जाएगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। तो इसके लिए ही ये बेस टर्म यूज किया गया, बेसिक टर्म जो है एक्चुअली इसके लिए यूज किया गया है। और कॉपर कार्बोनेट तो देख ही रहे हैं आप। ठीक है, तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट मतलब हो गया कि कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण। ये क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जब कॉपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड यानी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो उसके ऊपर में कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट के मिश्रण का एक लेयर बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। और इसका कलर कैसा होता है,
ग्रीन होता है, हरा होता है, जिसकी वजह से इसके जो सतह हैं वो हरे दिखाई देते हैं। क्लियर हो गया सबका? अच्छा, अब चलेंगे हम लोग आयरन के बारे में। तीसरा जो है हम लोग का वो क्या है? आयरन, लोहा। देखिए लोहा किसके साथ अभिक्रिया करता है? लोहा जो है वो जल और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। आयरन जब यूं ही पड़ा रहता है लोहा वातावरण में, तो ये वातावरण में मौजूद जो ऑक्सीजन गैस है और जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से उस लोहे के ऊपर में एक नए क्या यौगिक का निर्माण हो जाता है, और वो जो यौगिक बनता है उसका नाम क्या है? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, ठीक है। पहले देख लेते हैं आयरन किसके साथ रिएक्शन करता है? O2 एंड वाटर, ठीक है। ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन करता है, और जब रिएक्शन करता है तो इसके ऊपर में क्या चीज बनता है? बनता है Fe2O3.XH2O, ठीक है। ये कंपाउंड का निर्माण हो जाता है, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है हाइड्रेटेड, डी है ये, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, ठीक है। इसी को हम लोग रस्ट के नाम से जानते हैं, RUST, और हिंदी में बोलते हैं जंग। क्लियर है? आप बोले कि ये जो फॉर्मूला आपने लिखा Fe2O3.XH2O, तो X क्यों लिखा? X का मतलब होता है जो चीज आपको मालूम ना हो। जैसे मैथ में पढ़ते होंगे कि भाई जो चीज आपको मालूम नहीं रहता तो वहां पे आप X मान लेते हैं कि नहीं। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, यानी जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो वहां पर जो कंपाउंड बनता है सतह पे, उसमें वाटर मॉलिक्यूल का नंबर फिक्स नहीं होता, वो हमेशा अलग अलग तरह का बनता है, कुछ भी हो सकता है। ये एक्स जगह पे 2, 4, 5, 6, 10 कुछ भी हो सकता है। तो चूंकि ये फिक्स नहीं है, इसलिए हम लोग उसके जगह पे एक्स मानते हैं। वैसे जानते हैं एक्स क्या है? वेरिएबल है। मैथ में वेरिएबल और कांस्टेंट पढ़े होंगे ना, तो कांस्टेंट मतलब जो फिक्स हो, जैसे एक जो नंबर होता है काउंटिंग नंबर 1 2 3 4, इसका वैल्यू हमेशा फिक्स है। 5 का वैल्यू हमेशा 5 आएगा, कहीं भी हम जाएं, किसी दुनिया में चले जाएं, तो वो फिक्स हो गया, वो वेरिएबल नहीं है, ठीक है, कांस्टेंट है। लेकिन आप जब मैथ बनाते होंगे तो किसी क्वेश्चन में एक्स का वैल्यू 2 आता होगा, किसी में एक्स का वैल्यू 0 आता होगा, किसी में एक्स का वैल्यू 11 आता होगा, यानी ये इसका एक्स का वैल्यू फिक्स नहीं है। तो जो चीज फिक्स नहीं होता उसके जगह पे हम लोग एक्स मानते हैं। तो यहाँ पे जो ये जो कंपाउंड बनेगा Fe2O3.XH2O, इसमें वाटर मॉलिक्यूल का जो नंबर वो फिक्स नहीं है, हमेशा अलग अलग आता है, इसलिए उसके जगह पे एक्स लिखा जाता है, और इसका नाम क्या हो गया? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। और ये जो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है, इसी को हम लोग रस्ट के नाम से जानते हैं। तो चूंकि लोहा में जब कोरोजन होता है तो उसके सतह पर जो एक नए कंपाउंड का निर्माण हो जाता है, यानी आयरन जब ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो उसके सतह पर जो नया कंपाउंड बना, उस कंपाउंड का नाम है रस्ट, दूसरा नाम है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। उसी हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड को हम लोग रस्ट बोलते हैं। तो चूंकि संचालन के समय रस्ट का निर्माण हुआ, इसलिए इसको हम लोग रस्टिंग के नाम से जानते हैं, और हिंदी में जंग लगना बोलते हैं। लेकिन दूसरे मेटल के केस में हम लोग नहीं बोलते कि जंग लगे। कभी आपने ऐसा बोला? आपने जो सिल्वर का चेन पहना है या अंगूठी पहना, उसमें जंग लग गया, कभी आपने ऐसा कहा? नहीं करते हैं। जंग का जो टर्म है वो हमेशा किसके लिए इस्तेमाल होता है? लोहा के लिए ही इस्तेमाल होता है। दूसरे मेटल के लिए हम लोग जंग शब्द का प्रयोग नहीं करते, जबकि जंग भी एक तरह का संचारण है। और ये सब जो मेटल है, सिल्वर, कॉपर, इसमें भी ये संचारण हुआ ही हुआ है। आयरन में भी संचारण ही होता है, लेकिन आयरन में जब संचारण हुआ तो उसके ऊपर में जो नया यौगिक बना उसका नाम है जंग, रस्ट। इन सब के ऊपर में जो नया यौगिक बना उसका नाम रस्ट नहीं है। इसलिए लोहा में जब संचारण होता है तो उसी को हम लोग रस्टिंग करते हैं, बाकी केस में इसको रस्टिंग नाम नहीं दिया जाता। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग देखे कि भाई आयरन में जंग लगे, इसके लिए दो चीज का होना जरूरी है, एक ऑक्सीजन का और दूसरा जल का। दोनों में से अगर एक भी चीज अनुपस्थित है तो उस लोहे में जंग नहीं लगेगा। जैसे इसके लिए एग्जांपल दे सकते हैं आप कि कोई छोटा सा कंटेनर ले लीजिए, कंटेनर मतलब बर्तन, उसमें पानी डाल दीजिए, और पानी जब डालेंगे तो आप याद रखिए कि उस पानी में ऑक्सीजन ना हो। इसके लिए क्या करेंगे? पानी को खौला देंगे। पानी को गर्म करने से क्या होता है कि पानी में जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पहले से मिला हुआ है वो निकल जाता है।
खौलाने के बाद उस पानी को एक कंटेनर में डाल देंगे और उसके ऊपर में थोड़ा सा तेल गिरा देंगे। आप जानते हैं कि तेल का डेंसिटी पानी से कम होता है, इसलिए वो तेल जो है वो पानी के ऊपर में एक लेयर बना लेगा। ऐसा करने से क्या होगा कि अब एटमॉस्फेयर का जो कनेक्शन है वो पानी से कट जाए, क्योंकि ऊपर में तो ऑयल का एक लेयर बन गया ना, तो हवा में जो ऑक्सीजन गैस है वो अब उस पानी के अंदर नहीं जा पाएगा। अब क्या कीजिए, उसमें नेल मतलब कांटी लोहा का जो कांटी होता है वो गिरा दीजिए उस पानी में और छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कितना दिन बाद भी आप निकालेंगे तो देखेंगे कि उसमें जंग नहीं लगा। उस जिस कंडीशन में आपने उस कांटी को डाला था उसी कंडीशन में रहेगा। क्यों ऐसा हुआ? इसलिए वो ऐसा हुआ क्योंकि पानी जो आपने डाला था तो वहां पानी तो था लेकिन ऑक्सीजन गैस नहीं था, और जब तक पानी और ऑक्सीजन दोनों नहीं मिलेगा लोहा को तब तक उसमें जंग नहीं लग सकता। ठीक है, तो यहाँ पे दो कंडीशन देखे हम लोग, क्या कि किसी भी आयरन में जंग लगे, रस्टिंग हो, इसके लिए दो कंडीशन का होना जरूरी है, एक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और दूसरा प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये भी हो गया। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा एल्यूमिनियम के बारे में। एल्यूमिनियम, ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं कि संक्षारण हमेशा हानिकारक ही नहीं होता, मतलब उससे हमेशा हानि ही पहुंचती ऐसा बात नहीं। वो कभी कभी प्रोटेक्टिव नेचर का भी होता है, अच्छा भी होता है संक्षारण। जैसे आपने देखा होगा और सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि लोहे को जंग खा गया। ठीक है, आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं कि जंग जो है वो लोहा को खा गया। सही बात है, क्योंकि लोहा में जब जंग लगता है तो उसका अपर लेयर जो है वो धीरे धीरे आपका झर के गिरने लगता है। ऊपर का गिरेगा, फिर नया लोहा जो हवा के कांटेक्ट में आएगा, फिर वो ऑक्सीजन वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, फिर इसका जंग लगेगा, वो फिर झर के गिरेगा और फाइनली वो मोटा से पतला होते होते लास्ट में खत्म हो जाता है। यानी खा गया, ईटिंग प्रोसेस है वो। लेकिन हर मेटल के लिए संक्षारण ईटिंग प्रोसेस होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बहुत सारे मेटल्स ऐसे हैं जहां पर संक्षारण उसको प्रोटेक्शन देता है, तो उनमें से एक है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एटमॉस्फेयर में जो मौजूद ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3 बना लेता है। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो क्या करता है कि उस एल्यूमिनियम को दोबारा संक्षारित होने से रोकता है। यानी एल्यूमिनियम में फिर दोबारा संक्षारण नहीं होता। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जब एक बार रिएक्शन कर लेता है तो उसके ऊपर में एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक लेयर बन जाता है और वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर अंदर वाले एल्यूमिनियम को, प्योर एल्यूमिनियम को फिर से ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आने देता, जिसकी वजह से पुनः उसका संक्षारण नहीं होता। इस तरह से यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो एल्यूमिनियम को फिर से संक्षारित होने से बचाता है। लेकिन आयरन के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि आयरन तो वो लेयर झड़ के गिरते रहता है ना, ऊपर का लेयर हट गया, फिर अंदर का आयरन जो है हवा के कांटेक्ट में आ गया, फिर वो उसका रस्टिंग हुआ, फिर वो झड़ के गिरा, फिर अंदर का, इस तरह से उसमें लगातार रस्टिंग होते रहता है। तो वहां पे वो ईटिंग प्रोसेस है। लेकिन एल्यूमिनियम के केस में या सिल्वर के केस में ईटिंग प्रोसेस नहीं होता। कभी आपने देखा है कि चांदी जो है वो लाए थे मोटा ऐसा चेन और धीरे धीरे पतला होते गया, ऐसा आपने देखा है? नहीं होता है। हाँ, वो ब्लैक हो जाएगा, काला हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो धीरे धीरे पतला हो जाएगा, जंग जैसा, लोहे के जंग जैसा वो खाते गया, झरझर के गिरते गया, ऐसा नहीं होता। तो हमेशा वो ईटिंग प्रोसेस होगा ऐसा नहीं है। बुक में लिखा रहता है कि भाई जो रस्टिंग कोरोजन जो है वो एक ईटिंग प्रोसेस है। ये गलत है। ईटिंग प्रोसेस हर मेटल के लिए सही नहीं होता। ठीक है, तो एक चीज और बता दूं मैं यहाँ पे कि बोला जाता है कि एल्यूमिनियम के जो बने हुए बर्तन हैं उसमें खाना नहीं खाना चाहिए, खाना पकाना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो हमारे पेट के लिए अच्छा नहीं होता। ठीक है, ये अगर आप लगातार एल्यूमिनियम के बने हुए बर्तन में, जैसे गांव सब में देखेंगे एल्यूमिनियम का ही बर्तन में खाना वाना बनता है, तो अगर आप यूज करते हैं लगातार तो आपको पेट का जो प्रॉब्लम है वो हो सकता है। इसलिए एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना नहीं खाएं आप। अब देखते हैं हम लोग कि ये सब जो चीज था आपका, जैसे कि सिल्वर, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, संक्षारण हो ही गया। एक चीज और बता दें कि एक बुक में रहता है मैग्नीशियम के बारे में। वैसे केमिकल रिएक्शन का, लेकिन यहीं पे बता दे रहे हैं कि मैग्नीशियम जो है, मेटल है मैग्नीशियम, वो भी कॉपर की तरह ही वायुमंडल में उपस्थित मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है
और कॉपर की तरह ही वो भी बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाता है, ठीक है। यानी मैग्नीशियम जब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नमी के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो उसके ऊपर में भी एक लेयर बनता है, जो कि होता है किसका लेयर होता है, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट का। यानी यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं बेसिक MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब थोड़ा सा ये संसाधन तय करना था आपको, बस आयरन, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम। अब लोग चलते हैं थोड़ा सा एलॉय के बारे में। एलॉय क्या होता है? अच्छा एक चीज और, उससे पहले एक चीज और जान लीजिए आप कि आयरन में जो रस्टिंग होता है उसे बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कल बताए थे हम आपको, पेंटिंग करते हैं। कलर कर दीजिएगा आयरन को तो उसमें रस्टिंग नहीं होगा। उसके अलावा ऑयलिंग एंड ग्रीजिंग, ऑयलिंग मतलब तेल लगा दीजिए ऊपर में तो उसका रस्टिंग नहीं होगा। ग्रीस, ग्रीस होता है ग्रीस, तो उसको लगाना, उसको ग्रीजिंग बोलते हैं, वो लगा सकते हैं। इसके अलावा क्रोमियम का लेयर चढ़ा सकते हैं आप, क्रोमियम प्लेटिंग करते हैं इसको। इसके अलावा जिंक का प्लेटिंग कर सकते हैं आप, जिंक का ऊपर में लेयर चला सकते हैं जिसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो क्रोमियम प्लेटिंग, जिंक प्लेटिंग, जिंक प्लेटिंग का दूसरा नाम क्या है, गैल्वेनाइजेशन। और तीसरा होता है एलॉइंग, एलॉइंग मतलब एलॉय, एलॉय बनाना, एलॉय बनाना मतलब मिश्र धातु, एलॉय मतलब मिश्र धातु होता है, ठीक है। तो अगर किसी मेटल का मिश्र धातु तैयार कर दिया जाता है तो भी उसका संक्षारण नहीं होता। जैसे स्टेनलेस स्टील का नाम सुना होगा आपने, ये आयरन का ही मिश्र धातु है। आयरन लोहा का मिश्र धातु, लोहा में जब हम लोग क्रोमियम, निकल और कार्बन मिला देते हैं तो स्टेनलेस स्टील बन जाता है। जैसे कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, डॉक्टर सब जो ऑपरेशन करते हैं वो क्या होता है, स्टेनलेस स्टील का बना होता है। घर में जो आप थाली, लोटा, ग्लास इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, स्टेनलेस स्टील का बना होता है। उसमें आपने जंग लगते हुए देखा है? नहीं। लेकिन अगर आपके घर के थाली या ग्लास में जंग लग जा रहा है, इसका मतलब डुप्लीकेट आपने खरीद लिया था उसको, ठीक है, दुकान वाले ने आपको ठग लिया। क्योंकि ओरिजिनल जो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ थाली, लोटा, ग्लास होता है उसमें रस्टिंग नहीं होता, उसमें जंग नहीं लगता। तो क्यों? क्योंकि हमने आयरन का एलॉय तैयार कर लिया था, ठीक है। तो क्या क्या बताया, पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, ठीक है, क्रोमियम प्लेटिंग, जिंक प्लेटिंग और एलॉइंग मतलब मिश्र धातु तैयार करना। इन सब प्रोसेस के जरिए हम लोग लोहे को क्या कर सकते हैं, तो रस्टिंग से बचा सकते हैं, ठीक है। एलॉय क्या होता है थोड़ी वो समझ लीजिए। एलॉय किसी भी धातु धातु या अधातु, ठीक है, या ऐसा समझिए आप, दो या दो से अधिक धातु के मिश्रण को या फिर एक धातु और एक अधातु के मिश्रण को एलॉय कहा जाता है, मिश्र धातु कहा जाता है। यानी जब दो या दो से अधिक धातु को एक साथ मिला लेंगे हम लोग पिघलाकर तो मिश्र धातु बन जाता है। या फिर एक धातु और एक अधातु को भी जब हम लोग पिघलाकर मिक्स कर देते हैं तो वो एलॉय कहलाता है, मिश्र धातु कहलाता है। जैसे लोहा, आप जानते हो कि हम लोग दैनिक जीवन में लोहे का जो भी सामान यूज करते हैं एक्चुअली वो प्योर आयरन नहीं होता, वो सब का सब स्टील होता है। आप जो छड़ यूज करते हैं, अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो आप ध्यान देंगे कि अगर कोई बिल्डिंग बना रहा हो और उसके घर के पास अगर रॉड रखा हुआ हो तो आप यही बोलते हैं कि कोई पूछेगा कि छड़ किसका है, आप बोलते हैं लोहे का छड़ है। वो लोहे का छड़ नहीं होता, आप उस रॉड को ध्यान से देखिए, उसमें लिखा रहता है स्टील, ठीक है। तो जो आप देख रहे हैं लोहा जिसको आप समझ रहे हैं एक्चुअली वो प्योर आयरन नहीं है, वो सब का सब क्या है, एलॉय है, स्टील है वो सब। चाहे ट्रेन का पटरी हो, चाहे आप जो घर में जो खिड़की में या चाहे गेट में जो आप लोहा लगाते हैं वो सब के सब स्टील हैं, आयरन एक भी नहीं, ठीक है। तो क्या होता है भाई स्टील, तो आयरन में जब कार्बन मिला दिया जाता है, लोहे में जब कार्बन मिला दिया जाता है तब उसको स्टील कहते हैं हम लोग। क्यों ऐसा करते हैं हम लोग, क्योंकि प्योर आयरन जो है वो हॉट स्टेज में स्ट्रेचेबल होता है। यानी अगर प्योर आयरन को हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा वो तो उसमें खिंचाव आ जाएगा। अगर आप घर के जो छत में जो लोहा का छड़ यूज करेंगे, मान लीजिए आपने लोहे का छड़ इस्तेमाल कर दिया, या ब्रिज पुल जब बनाएंगे और उसमें मान लीजिए आपने लोहे का छड़ इस्तेमाल कर दिया, प्योर लोहे का, तो गर्मी के दिन में जब वो गर्म होगा तो उसमें खिंचाव आ जाएगा जिसकी वजह से आपका छत जो है वो डाउन हो जाएगा। यानी वो जो बिल्कुल फ्लैट रहता है वो फ्लैट नहीं रह जाएगा, पुल सब को गिरने का डर रहेगा, ठीक है। तो इसलिए उसमें ये खिंचाव ना आए
इसलिए इसको हार्ड बनाने के उसमें कार्बन मिला दिया जाता है, और लोहा में जब कार्बन मिला दिया जाता है तो स्टील हो जाता है। तो आप दैनिक जीवन में जो कुछ भी लोहा समझकर इस्तेमाल करते हैं, एक्चुअली वो एक भी लोहा नहीं है, सबके सब स्टील होते हैं, ठीक है। और स्टील में जंग लगता है क्योंकि उसमें कार्बन का परसेंटेज कम होता है, लोहे का परसेंटेज अधिक होता है, इसलिए उसमें जंग लग जाता है। अब देखते हैं कि जब उसी चीज में यानी लोहा और कार्बन में स्टील बन गया, से मिलकर स्टील बन गया था, और उसी में अगर हम लोग निकल और क्रोमियम भी मिला दें तब वो बन जाता है स्टेनलेस स्टील, और स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता। एग्जाम्पल बताया ना आपको, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है या घर में जो आप लोग घरेलू जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं सब स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। तो देखिए कि भाई लोहा का एलॉय तैयार कर देने से उसमें जंग लगना बंद हो गया, ठीक है। तो एलॉय क्या होता समझ में आ गया कि एक धातु एवं एक अधातु या फिर दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को एलॉय कहते हैं, यानी मिश्र धातु करते हैं। स्पेलिंग इंग्लिश में ये लिख दिया एलॉय, ठीक है। ड्यूरेलमिन का नाम सुना होगा आपने, ये एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। मैग्नीशियम का नाम सुना होगा, ये एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। ड्यूरेलमिन से क्या बनता है? ड्यूरेलमिन से बनता है आपका प्रेशर कुकर और हवाई जहाज। घर में जो आप प्रेशर कुकर इस्तेमाल करते हैं वो ड्यूरेलमिन का बना होता है, जो कि एल्युमिनियम का एक मिश्र धातु है। प्लस एरोप्लेन, एयरक्राफ्ट सब जो है उसका जो बॉडी है वो सब के सब ड्यूरेलमिन के बने होते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम से क्या बनता है? मैग्नीशियम जो है वो भी एल्युमिनियम का ही एक एलॉय है। इसका बनता है बीम बैलेंस। वो जो तराजू आप देखते हैं वो राशन दुकान वाला नहीं, दूसरे जगह जो आप देखते हैं वो आपका बीम बैलेंस वो इसका मैग्नीशियम का बना होता है, ज्वेलरी के शॉप पे जो देखते हैं आप, ठीक है। ब्रास, ब्रॉन्ज ये सब किसका एलॉय है? ये सब कॉपर का एलॉय होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि भाई एलॉय क्या होता है, देख लिए। और एलॉय बनाने से रस्टिंग यानी जो कोरोजन है वो रुक जाता है। बाकी और भी बहुत सारे मेटल्स हैं जिसके कि एलॉय बनते हैं, तो उनका आपको चार्ट दे दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई समझाने की जरूरत नहीं है, इसको रखना होगा थोड़ा सा आपको, तो इसका चार्ट दे दिया जाएगा। तो ऐसा करते हैं, ये आज का टॉपिक खत्म हो गया और चैप्टर भी समाप्त हो गया। अगला दिन हम लोग बॉन्डिंग शुरू करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग। चलिए ठीक, थैंक यू।